आज का हमारा एडिटोरियल है COP26 प्लेजेस नीड अ न्यू क्लाइमेट ऑफ कॉपरेशन. Developing economies such as India are burdened with other issue and require the help of developed north. तो इसमें कह रहे हैं कि जो COP26 जैसी प्लेजेस है, मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्लेजेस लेती हैं कंट्री, उसमें कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है. इसका मतलब है कि आप किसी एक सेट ऑफ कंट्रीज के ऊपर सारा बर्डन नहीं डाल सकते. ना तो आप डेवलप्ड कंट्रीज को बोल सकते हो कि वो सब कुछ करे, ना आप डेवलपिंग कंट्री के ऊपर थोप सकते हो कि आप अपना कार्बन एमिशन बिल्कुल ख़त्म कर दो और क्लाइमेट रिलेटेड एक्शंस लो. तो दोनों को यहाँ पे कोऑपरेशन लाने की ज़रूरत है, चाहे वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग. तो COP26 जैसे प्लेजेस के लिए हमें एक क्लाइमेट ऑफ कोऑपरेशन चाहिए, एक कोऑपरेशन का माहौल चाहिए. जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है जैसे कि इंडिया, इनके पास और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, इसलिए डेवलप्ड नेशन को ये सब समझना चाहिए और डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करनी चाहिए. तो हमारे ऑथर हैं सैयद मुनीर खसरू. As the world leaders converged in Glasgow for COP26, October 31 to November 12, 2021, there were some notable absentees. तो ग्लासगो समिट के लिए सब लोग मिले थे, वर्ल्ड के बहुत सारे लीडर्स मिले थे. ठीक है, अक्टूबर 31 से लेकर नवंबर 12 मोदी जी भी गए थे, लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसे लीडर्स भी थे वर्ल्ड के जो एब्सेंट थे, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन. अब देखो, चाइना जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है और रशिया फोर्थ लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है. अब 2 और 4 वाला तो एब्सेंट हो गया. तो सबकी नज़र किस पे रहेगी कि इंडिया क्या गोल सेटअप करता है हमारे कार्बन एमिशन को रोकने के लिए. So, leaders of the world's second and fourth largest carbon emitters failed to make it to Glasgow. ये दोनों absent थे, रशिया और चाइना. Hence, understandably, all eyes fell upon India, the world's third largest carbon emitter, and which included what kind of commitment Prime Minister Narendra Modi would be making. तो सब लोग वहाँ पे यही सोच रहे थे, मतलब इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि जो इंडिया है वो क्या क्या कमिटमेंट वहाँ पे करेगी climate से related. So there was cautious optimism when India finally announced its net zero target, even though India pledged deadline is 2070, 2 decades after the desired deadline of year 2050. तो जो रिजल्ट रहा है COP26 का, इंडिया की साइड से काफ़ी ऑप्टिमिज्म पॉजिटिव रहा है, क्योंकि इंडिया ने फाइनली एक डेडलाइन सेट कर ली है कि 2070 तक इंडिया एक नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर कंट्री बन जाएगी. ऑल दो बाकी सब कंट्रीज़ ने डेडलाइन की है 2050 तक, चाइना की डेडलाइन है 2060, लेकिन फिर भी ये एक ऑप्टिमिज्म दिखाया, इंडिया ने एक पॉजिटिवनेस दिखाई कि वो भी क्लाइमेट को लेके काफ़ी सीरियस है. After net zero target, the United States and Europe led the next biggest climate goal. तो देखो, नेट जीरो टारगेट सेटअप करने के बाद, जब सब कंट्रीज ने सेट कर दिया, उसके बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप है, उन्होंने एक नया गोल सेटअप किया, वो था ग्लोबल मीथेन प्लेज. तो इन्होंने प्लेज ली कि 2030 तक वो मीथेन को भी बहुत हद तक कम कर देंगे. सो टू ब्रिंग डाउन द ग्लोबल मीथेन लेवल सिग्निफिकेंटली बाय 2030. और ये जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है, इसको 104 कंट्रीज ने साइन किया अभी तक. डिस्पाइट बीइंग द थर्ड लार्जेस्ट मीथेन एमिटर, इंडिया वॉज नॉट सिग्नेटरी. अब इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मीथेन एमिटर है, फिर भी इंडिया ने ग्लोबल मीथेन प्लेज को साइन नहीं किया है. इंडिया वॉज नॉट पार्ट ऑफ द प्लेज टू डिफॉरेस्टेशन. तो इंडिया जो डिफॉरेस्टेशन वाली प्लेज थी कि अब से डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, उसका भी पार्ट नहीं है, डिस्पाइट hosting the world's largest contiguous mangrove forest, the सुंदरबन. हालांकि इंडिया में सुंदरबन जैसी फॉरेस्ट है जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट है और काफ़ी बड़े एरिया में है. Pursuing green energy, India has been a promoter of green energy to reduce carbon emission. अब इंडिया क्या क्या स्टेप्स लेती है कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, वो है कि वो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करते हैं, मतलब रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती है. Although the country is yet to significantly transit to renewable energy, accounting only 22.5% of the nationwide electricity production, India has been leading the global movement towards solar energy. वैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो अभी इतना ज़्यादा हम renewable energy पे आ नहीं पाए हैं अभी भी. अगर 100% में से देखें, सिर्फ 22.5% इंडिया की जो एनर्जी है वो रेन्यूएबल सोर्सेज से आती है. स्टिल इंडिया अगर वर्ल्ड वाइज देखें तो सोलर एनर्जी को
एनकरेज करने में पूरी वर्ल्ड में अपनी इसने मूवमेंट शुरू की है, सबको प्रमोट कर रहा है कि वो सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें और रिन्यूएबल एनर्जी से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। इसी वजह से जो कंट्री है उसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी स्थापना की थी अलोंग विद फ्रांस। The country co-founded the International Solar Alliance along with France and alliance with more than 120 countries। तो शुरू में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया था उसमें कहा गया था कि जो कंट्री या फिर जिसका थोड़ा सा भी पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर आता है वो कंट्री बन सकती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट। लेकिन ये जो कंडीशन है ये रिसेंटली अभी चेंज करके ऐसा बोल दिया गया है कि यूएन कंट्रीज इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट बन सकते हैं। तो आज की डेट में इस अलायंस में 120 कंट्रीज हैं जो कि प्रमोट करती हैं सोलर एनर्जी को। To strengthen India's stands for the renewable energy like solar energy, India has signed to the Glasgow Breakthrough Agenda in the years COP26 along with over 35 other nations to promote clean energy and make it more affordable। तो देखो हमने देखा कि इंडिया ने ग्लोबल मीथेन प्लेज को साइन नहीं किया, डिफोरेस्टेशन वाली प्लेज को साइन नहीं किया, लेकिन इंडिया ने जो ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा है उसको ज़रूर साइन किया है। ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा क्या कहता है कि हमें क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना है और क्लीन एनर्जी को ज़्यादा अफोर्डेबल बनाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी आ सके और प्रमोट की जा सके। कंपेयर टू चाइना's 28.4, US 19.8 and some North European countries 100% transition to renewable energy for power, there is much room for improvement in India। अब देखो चाइना में देखें तो 28.4% रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया का हमने देखा 22.5 जो कि अमेरिका से ज़्यादा है जिनका 19.8% है। लेकिन कुछ नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज़ में 100% इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी से होती है। इंडिया के पास काफ़ी स्कोप है कि वो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है, मतलब वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है वाया रिन्यूएबल एनर्जी। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो इंडिया का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है वो ऐसी है, यहाँ पे विंड एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, बी इट इन गुजरात और तमिलनाडु, और सोलर एनर्जी का भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है क्योंकि इंडिया आती है in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। However, there are two key struggles that India has to deal with when transiting to clean energy। लेकिन दो challenges यहाँ पे इंडिया को फेस करने पड़ सकते हैं जब वो ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिट करेगी। पहला, the consumption of world's second largest population base and lack of adequate available renewable energy options। देखो पहला चैलेंज है कि ऑल्दो इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है लेकिन पॉपुलेशन उससे भी ज़्यादा है, इसलिए वो पॉपुलेशन के कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा एडिक्वेट नहीं है। लेकिन जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि आइसलैंड एंड नॉर्वे, दे हैव अ प्रिविलेज टू डिपेंड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एडिक्वेट इनफ फॉर स्मॉल पॉपुलेशन सच एज देयर्स। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि आइसलैंड्स, नॉर्वे, छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, छोटी छोटी पॉपुलेशन है, तो एंटायरली वो रिन्यूएबल एनर्जी पे रिलाई कर सकते हैं। लेकिन जो इंडिया जैसी कंट्री है जिसमें इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है वो एंटायरली रिन्यूएबल एनर्जी पे रिलाई नहीं कर सकती है। तो कंट्रीज विद अ सिमिलर पॉपुलेशन स्केल एज टू इंडिया सच एज चाइना, देखो चाइना वर्ल्ड्स का फर्स्ट पॉपुलस कंट्री है, सेकंड है इंडिया और थर्ड है यूएस। तो इंडिया के ही तकरीबन जो समानांतर पॉपुलेशन है जैसे कि चाइना और यूएस में है, दे हैव बीन रिलाइंग सिग्निफिकेंटली ऑन न्यूक्लियर पावर। अब देखो रिसेंटली जो फ्रांस और इंडिया है उसने जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट को दोबारा से चलाया है जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये सारी कंट्रीज है जो चाइना, इंडिया और यूएस, ये न्यूक्लियर पावर पे ज़्यादा फोकस करती हैं ताकि उनका जो कार्बन एमिशन है वो कम हो सके, विच इंडिया कैन नॉट फैसिलिटेट ड्यू टू नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। लेकिन इंडिया जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी को भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती है क्योंकि इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं है। इंडिया ने बहुत टाइम पहले से ही अपील डाली हुई है कि वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनना चाहता है लेकिन चाइना उसको आने नहीं दे रहा है। तो इंडिया डिड कमिट to transiting to green energy for meeting at least half of the nationwide power consumption।
However, the countries require significant measures to do so, which includes bringing down the cost of renewable energy to make it more affordable and attractive to general public and private businesses. अब इंडिया ने कमिटमेंट तो कर दिया कि हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, हम अपना पूरी कंट्री में जितना भी पावर कंजम्पशन होता है आधा उसमें से मतलब 50% हम ग्रीन एनर्जी के थ्रू करेंगे उसको। लेकिन इंडिया के लिए ये सब करना आसान नहीं है, क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसकी कॉस्ट होती है, मतलब वो महंगी होती है। तो प्राइवेट सेक्टर्स को, जनरल पब्लिक को उसकी तरफ अट्रैक्ट कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो इतनी अफोर्डेबल नहीं होती है। तो हमें काम इस चीज़ पे करना है कि हम कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा अफोर्डेबल बना सकते हैं, उसकी कॉस्ट को कैसे हम डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस एरिया में रिसर्च करने की ज़रूरत है। The Indian government has been promoting green energy to abide by its COP21 climate commitments. अब जो COP21 था, पेरिस एग्रीमेंट, उसके अंदर भी ये जो कमिटमेंट लिया गया था कि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है, तभी से ही इंडिया अपनी ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही है, ताकि जो भी वहाँ पे डिसीजन लिए गए थे उससे इंडिया अबाइड कर सके। द गवर्नमेंट्स प्लान टू मेक वाइड यूज ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल as a better substitute of fossil fuels, and is promoting renewable energy such as solar powered energy production by reducing tariffs and even providing for subsidizing which are falling. अब देखो गवर्नमेंट ने क्या क्या प्लान्स बनाए हैं ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिट करने के लिए, कि हम हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ फॉसल फ्यूल्स। लेकिन जो हाइड्रोजन है उसको वो काफ़ी मतलब सबसे क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है। और उसके बाद इंडिया सोलर एनर्जी को भी प्रमोट कर रहा है। कैसे कर रहा है, उसने टैरिफ्स रिड्यूस किए हैं, ठीक है, सब्सिडीज दी है सोलर एनर्जी के लिए। द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री इज अप against an immense financial challenge, with the recent report estimates the requirement of 2.61 trillion to install a balanced capacity to achieve its target of 175 gigawatts of renewable energy by the year 2022. अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया के ट्रांजिशन में आ रही है, ट्रांजिशन टू द ग्रीन एनर्जी, वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम इंडिया को आ रही है। इंडिया को अगर अपना जो टारगेट है 175 गीगावाट रिन्यूएबल पावर बाय ईयर 2022 उसको अचीव करना है, तो उसको एट लीस्ट 2.61 ट्रिलियन रुपीस की ज़रूरत है। इतनी कैपेसिटी उसको अगर इंस्टॉल करनी है। डिफिकल्ट चॉइसेस फॉर द साउथ। इंडिया हैज़ फेस्ड numerous economic adversaries in the recent years. The country is still reeling का मतलब परेशान हो जाना from the impact of demonetization in 2016 that left the GDP growth rate falling ever since. Foreign investment in India has been declining since 2018. अब इंडिया के पास और भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन की वजह से इंडिया का जो जीडीपी है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे कम होती जा रही है सिंस 2018। उसके बाद फिर कोविड-19 पेंडेमिक आ गया जो 2020 में आया, उसने जीडीपी को और नीचे कर दिया, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ को और कम कर दिया। उसने काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को भी इम्पैक्ट किया है। जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं आर बीइंग यूज्ड फॉर इकोनॉमिक सर्वाइवल। तो जो भी बचे हुए रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ कर रहे हैं कि इकोनॉमी को कैसे न कैसे बचाया जा सके, कैसे न कैसे उसको ग्रो कराया जा सके, जीडीपी को इंक्रीज किया जा सके। द गवर्नमेंट इज डेस्परेटली ट्राइंग टू एड इट्स इकोनॉमी बाय subsidizing various industry during the COVID-19 pandemic, as well as vaccinating its population to prevent another wave as worse as COVID-19 Delta variant wave that had hit India earlier. अब गवर्नमेंट के पास स्केर्स रिसोर्सेज है, कुछ ही रिसोर्सेज है, और गवर्नमेंट डेस्परेटली उन रिसोर्सेज को उन एरियाज़ में यूज़ करना चाहती है, उन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करना चाहती है जो कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा हिट हुई हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनमें नुकसान हुआ है। साथ में गवर्नमेंट, अभी देखो गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस क्यों नहीं कर पा रही है सोलर एनर्जी पे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास और भी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे कोविड-19 पे उनको ये ध्यान रखना है कि कैसे न कैसे वो अपनी मैक्सिमम पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करे, ताकि जो डेल्टा वेरिएंट है वो दोबारा ना आ सके, कोई फोर्थ वेव ना आए इंडिया में।
द कंट्री इज गोइंग थ्रू अ रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स हैविंग टू चूज बिटवीन प्रायोरिटीज। तो रिसोर्स लिमिटेड है, लेकिन उन रिसोर्स को, मतलब रिसोर्स यहाँ पे है पैसा, तो पैसा गवर्नमेंट के पास लिमिटेड है। अब उस पैसे को किस जगह पे खर्च करना है ये गवर्नमेंट को देखना है। अब गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटीज है उसके अकॉर्डिंग वो पैसा खर्च करेगा। अभी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि कैसे इकोनॉमिक रिवाइवल किया जाए, कैसे वैक्सीन्स प्रोवाइड की जाए, मीटिंग क्लाइमेट गोल्स with a population of 1.3 billion while combating the novel coronavirus pandemic has been a challenge for the world's largest democracy। तो इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को कोविड-19 से बचाना, साथ में जो क्लाइमेट गोल्स हैं उनको पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया does not have privilege like its peers from the developed world to financially support all of its economy, people and the climate। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास काफ़ी पैसा है, वो अपने लोगों को, अपनी इकोनॉमी को, अपने क्लाइमेट को, सबको एक टाइम पे स्टेबलाइज कर सकती है फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करके। लेकिन इंडिया के पास इतनी सारी प्रिविलेजेस नहीं है, उसके पास इतना सारा पैसा नहीं है, तो उसको जो अपना स्केर्स रिसोर्सेज है उसको सोच समझ के यूज़ करना है कि कौन सी उसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। क्या उसको अभी क्लाइमेट को देखना है, इकोनॉमी को देखना है, या पीपल को देखना है। तो इंडिया चूज्ड इकोनॉमी एंड पीपल। इट इज़ no surprise that Mr. Modi had to ask the international community for a new financial commitment to achieve the climate goal। इसलिए ये कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है कि मिस्टर मोदी ने कहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको जो कमिटमेंट मिला था पेरिस एग्रीमेंट से कि उनको हर साल $100 बिलियन प्रोवाइड करने हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, एक नया फाइनेंशियल कमिटमेंट्स लेके आने की मोदी जी बात कर रहे हैं कि एक नया कमिटमेंट लेके आए डेवलप्ड कंट्रीज कि वो कैसे डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करने वाले, वो हमें बताएं। More so since the annual $100 billion pledge by developed countries to the developing countries and least developed countries back in the COP16 is yet to be dispersed। देखो ये जो कमिटमेंट पहले लिया गया था कि $100 बिलियन प्रोवाइड किए जाएंगे डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को, ये अभी तक पैसा किसी भी डेवलपिंग कंट्री को मिला नहीं है, तो ये भी अभी मिलना बाकी है। If powerful developing economies such as India are to play a constructive role in tackling climate change and achieving the net zero target, the developed north need to shore up its support by taking a common responsibility to help developing countries and least developed countries to pursue the climate goal, as they already face the daunting task of fighting poverty, providing basic healthcare services, ensuring access to education। अब देखो, अगर डेवलप्ड कंट्रीज चाहती हैं कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री क्लाइमेट चेंज के लिए कोई भी कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे या फिर नेट ज़ीरो टारगेट अचीव करे, तो ये डेवलप्ड कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करें कि वो ये सब अचीव कर सके। मतलब अकेले ये नहीं अचीव कर सकती हैं डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के पास और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनको उनसे डील करना है, जैसे कि पोवर्टी, जैसे कि बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराना, एक्सेस टू एजुकेशन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स डेवलप्ड कंट्रीज को फेस नहीं करनी पड़ रही है आज के टाइम पे, क्योंकि इन्होंने ये सब अचीव कर लिया। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के पास ये सारी प्रॉब्लम्स भी है। तो अगर डेवलप्ड कंट्री चाहती है कि इंडिया जैसी कंट्री कोई कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे, तो उनको हेल्प करना चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज को। People without food when they are hungry, medicines and doctors when they are ill, and schools for their children cannot be expected to either relate or appreciate the adversities of climate change being debated in a place and country which most of them have not even heard of and leaders they hardly know। People without food when they are hungry, मतलब जिन लोगों के पास खाना नहीं है, जिन मरीज इंसानों के पास दवाई नहीं है, वो क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचने के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं।